नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान पाठ, जहां हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री को कहानियों और एनिमेशन के साथ आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प सफर शुरू करते हैं। एक ऐसा सफर जिसमें हम समझेंगे कि हमारी धरती पर ये जो इतनी कमाल की आकृतियां हैं ना, जैसे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, दूर तक फैले मैदान, ये सब आखिर बनती कैसे हैं। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक खोज में गहराई से उतरने के लिए। कभी सोचा है कि ये नदियां, ये विशाल पहाड़ और ये अंधेरी गुफाएं आखिर बनती कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा, किसी खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए। तो आज की हमारी पूरी चर्चा बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने वाली है। देखिए, हमारी धरती की जो सतह है ना, वो बिल्कुल एक कैनवस जैसी है। पर ये कोई आम कैनवस नहीं, ये एक डायनामिक कैनवस है। मतलब ये हमेशा बदलती रहती है। और इस कैनवस पर पेंटिंग कौन करता है? कुछ बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक ताकतें, जैसे बहता हुआ पानी, जमीन के नीचे का पानी, तेज हवा, बर्फ की नदियां यानी ग्लेशियर और समंदर की लहरें। ये सब मिलकर एक शिल्पकार की तरह धरती को हमेशा एक नया आकार देते रहते हैं। और ये काम अलग अलग स्टेजेस में होता है: यूथ, मैच्योरिटी और ओल्ड एज। तो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। ये भू आकृति, या जिसे हम लैंडफॉर्म कहते हैं, आखिर है क्या? सिंपल भाषा में ये जमीन का कोई भी छोटा या मीडियम साइज का नेचुरल हिस्सा है, जैसे कोई पहाड़ी हो गई, या कोई घाटी, या समंदर के किनारे की कोई बड़ी सी चट्टान। बस यही है लैंडफॉर्म, और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का बिल्डिंग ब्लॉक है। अच्छा, अब हमने लैंडफॉर्म तो समझ लिया। अब सोचिए, अगर हम बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स को एक साथ एक ही जगह पर देखें तो, जैसे एक ही फ्रेम में पहाड़ियाँ भी हैं, घाटियाँ भी हैं, और उनके बीच से एक नदी भी बह रही है। तो इन सब का जो कलेक्शन है ना, इन सब से मिलकर जो पूरा सीन बनता है, उसे ही हम कहते हैं भूदृश्य या लैंडस्केप। तो लैंडफॉर्म एक सिंगल पीस है और लैंडस्केप पूरी पिक्चर। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी सबसे पहले और शायद सबसे शक्तिशाली शिल्पकार से, और वो है बहता हुआ पानी। हाँ, हमारी नदियाँ। देखते हैं कि यह बहता हुआ पानी कैसे जमीन को काटता है, तराशता है और कमाल की घाटियां और मैदान बना देता है। बिल्कुल इंसानों की तरह एक नदी के भी लाइफ स्टेजेस होते हैं। यहाँ 3 मुख्य स्टेजेस दिखाए गए हैं। सबसे पहले यूथ यानी युवावस्था। इस स्टेज में नदी जोश से भरी होती है, वो पहाड़ों से तेजी से नीचे उतरती है और अपनी पूरी ताकत से जमीन को नीचे की तरफ काटती है। इससे बनती हैं गहरी वी शेप की घाटियां। फिर आती है मैच्योर स्टेज यानी प्रौढ़ावस्था। यहाँ नदी थोड़ी शांत हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो घाटी को चौड़ा करने लगती है। इसी स्टेज में वो सांप की तरह घूम घूम कर चलने लगती है, जिसे हम मियांडर्स कहते हैं। और आखिर में आती है ओल्ड स्टेज। बुढ़ापे में नदी बहुत धीमी हो जाती है और अब उसमें काटने की ताकत नहीं रहती। अब वो बस अपने साथ लाए मलबे को जमा करती है। इसी से ऑक्सबो लेक्स और डेल्टा जैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब यहाँ देखिए 2 बहुत ही शानदार चीजें जो नदियां बनाती हैं, गॉर्ज और कैनियन। अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेफ्ट में है गॉर्ज। ये एक बहुत ही गहरी और पतली सी घाटी होती है, जिसकी दीवारें बिल्कुल सीधी खड़ी होती हैं। ये बनती है जब नदी सख्त चट्टान को काटती है। अब राइट में देखिए कैनियन। ये भी गहरा होता है, पर ये ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला होता है। इसकी दीवारों में आपको स्टेयर्स यानी सीढ़ियों जैसा स्टेप स्ट्रक्चर दिखेगा। ये आमतौर पर नरम सेडिमेंट्री चट्टान में बनता है, और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल, बिल्कुल सही, अमेरिका का ग्रैंड कैनियन। नदियां सिर्फ वी शेप्ड घाटियां, गॉर्ज और कैनियन ही नहीं बनाती, उनके और भी कमाल के करतब हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जलगर्तिका या पॉटहोल्स। नदी के तले में जब पत्थर गोल गोल घूमते हैं तो वो वहां छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं। इन्हीं को पॉटहोल्स कहते हैं। फिर है अवनमित कुंड या प्लंज पूल्स। जब ऊंचाई से झरने का पानी नीचे गिरता है तो वो अपनी ताकत से जमीन में एक गहरा कुंड या पूल बना देता है, उसे कहते हैं प्लंज पूल। तीसरा है अधःकर्तित विसर्प या इंसाइज्ड मिएंडर्स। जब नदी पथरीले इलाके में भी सांप की तरह घूमती है तो वो चट्टान में गहरे मोड़ काट देती है। इन्हीं को इंसाइज्ड मिएंडर्स कहते हैं। और आखिर में नदी वेदिकाएं या रिवर टेरेसेस। ये नदी के किनारे सीढ़ियां जैसे दिखने वाले स्टेप्स होते हैं, जो असल में उसके पुराने फ्लड प्लेन्स के निशान हैं। तो अब तक हमने नदी के काटने से बनने वाली चीजें देखी। अब देखते हैं जब नदी मलबा जमा करती है तब क्या होता है।
यहाँ दो चीजें हैं, एल्यूवियल फैन और डेल्टा। जब नदी पहाड़ों से उतरकर अचानक मैदान में आती है, उसकी स्पीड एकदम से कम हो जाती है, इसलिए वो अपने साथ लाया सारा मलबा वहीं एक पंखे के शेप में जमा कर देती है। इससे कहते हैं जलोढ़ पंख या एल्यूवियल फैन। अब दूसरी तरफ है डेल्टा। ये बनता है नदी के सफर के बिल्कुल आखिर में, जब वो समुद्र या झील से मिलती है। वहां उसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाती है और वो सारा बचा खुचा मलबा एक ट्रायंगल जैसी आकृति में फैला देती है। तो दोनों ही डिपोजिशन से बनते हैं, पर एक सफर की शुरुआत में बनता है और दूसरा आखिर में। बाढ़ के मैदान या फ्लड प्लेन्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये कैसे बनते हैं? बहुत सिंपल है। जब नदी में बाढ़ आती है तो पानी किनारों से बाहर फैल जाता है और इस पानी के साथ आई हुई मिट्टी यानी सिल्ट मैदानों में जम जाती है। इससे बनते हैं बहुत उपजाऊ मैदान। पर एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, पानी जब किनारों पर मलबा जमा करता है तो नदी के दोनों तरफ थोड़े ऊंचे नेचुरल बांध जैसे बन जाते हैं। इन्हीं ऊंचे किनारों को हम प्राकृतिक तटबंध या लेवीज कहते हैं। ये जो ऑक्सबो लेक बनती है ना, इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। देखिए, मैदानों में नदी आलसी हो जाती है और सीधा चलने के बजाय टेढ़े मेढ़े रास्ते लेती है। इन मोड़ों को कहते हैं मियांडर्स, जैसे स्टेज 1 में दिख रहा है। अब होता क्या है कि नदी मोड़ के बाहरी किनारे को तो काटती रहती है और अंदर वाले किनारे पर मलबा जमा करती रहती है। इससे मोड़ और भी ज्यादा घुमावदार होता जाता है, बिल्कुल स्टेज 2 की तरह। फिर एक दिन ऐसा आता है जब मोड़ के दोनों सिरे बिल्कुल पास आ जाते हैं। तब नदी शॉर्टकट ले लेती है और सीधा बहने लगती है, और बेचारा वो पुराना घुमावदार हिस्सा वो नदी से अलग हो जाता है। पानी से भरा ये अलग हुआ हिस्सा ही कहलाता है गोखुर झील या ऑक्सबो लेक। इसका नाम इसलिए क्योंकि इसका शेप गाय के खुर जैसा होता है। तो नदियों की कहानी तो हमने देख ली। चलिए अब पानी के दो अलग रूपों से मिलते हैं। एक तो वो जो हमें दिखता नहीं, जमीन के नीचे छिपा रहता है, यानी ग्राउंड वाटर, और दूसरा पानी का जमा हुआ विशाल रूप यानी ग्लेशियर। देखते हैं कि ये छिपे हुए और जमे हुए शिल्पकार क्या-क्या कमाल करते हैं। ग्राउंड वाटर या भौम जल ये नदी की तरह ताकत से नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शन से काम करता है। सोचिए, जब बारिश का पानी जमीन के नीचे जाता है और ऐसी चट्टान से टकराता है जो पानी में घुल सकती है, जैसे कि चूना पत्थर या लाइमस्टोन, तो क्या होगा? पानी धीरे धीरे उस चट्टान को अपने अंदर घोलने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्यूशन। और इस घोलने की प्रक्रिया से जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह बड़ी अजीबोगरीब आकृतियां बनती हैं। इस पूरे लैंडस्केप को एक खास नाम दिया गया है, कार्स्ट टोपोग्राफी। तो कार्स्ट इलाकों में जमीन की सतह कैसी दिखती है? बिल्कुल आम जमीन जैसी नहीं होती। यहाँ पानी के घोलने की वजह से सतह पर छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं। जो छोटे कोन शेप के गड्ढे होते हैं उन्हें कहते हैं घोलरंध्र या सिंक होल्स। जब बहुत सारे सिंक होल्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं, उसे कहते हैं डोलाइन। और जब पानी पूरी सतह को ही इस तरह से घोल देता है कि वो बेहद ऊबड़ खाबड़ और नुकीली हो जाती है, तो उस अजीब से सरफेस को कहते हैं लैपीज। ये सब जमीन के नीचे के पानी का कमाल है। अच्छा, अब जमीन के नीचे उन गुफाओं में चलते हैं जो इस पानी ने बनाई हैं। यहाँ का नज़ारा तो और भी कमाल का होता है। गुफाओं की छत से पानी टपकता रहता है जिसमें लाइमस्टोन घुला हुआ है। पानी तो उड़ जाता है पर वो मिनरल छत पर ही जम जाता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ लटकने लगता है। इन लटकती हुई आकृतियों को कहते हैं स्टेलेक्टाइट, सी फॉर सीलिंग, टी फॉर टाइट। और जब वही पानी जमीन पर टपकता है तो मिनरल जमीन पर जमने लगता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। इन्हें कहते हैं स्टेलेगमाइट, जी फॉर ग्राउंड, एम फॉर माइट। और जब कभी ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट बढ़ते बढ़ते आपस में जुड़ जाते हैं तो एक पूरा खंभा या पिलर बन जाता है। अब वक्त है बर्फ के देवता से मिलने का, मतलब हिमनद या ग्लेशियर से। ये बर्फ की बहती हुई नदियां हैं जो अपने वजन से धीरे धीरे सरकती हैं, और सरकते हुए ये अपने रास्ते की हर चीज को उखाड़ती, घिसती और तोड़ती हुई चलती हैं। इनसे पहाड़ों का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। जहां से ग्लेशियर शुरू होता है वहां वो पहाड़ में एक आराम कुर्सी जैसा गड्ढा बना देता है जिसे कहते हैं सर्क। जब दो सर्क आमने सामने बनते हैं तो उनके बीच की पतली तलवार जैसी नुकीली दीवार को कहते हैं अरेत। और जब 3-4 सर्क एक ही पहाड़ को चारों तरफ से काट देते हैं तो उस पहाड़ की चोटी एक तेज पिरामिड जैसी हो जाती है जिसे हॉर्न कहते हैं। याद है, नदी वी शेप की घाटी बनाती थी, लेकिन ग्लेशियर वो इतना विशाल होता है कि वो पूरी घाटी को ही खुरच देता है। वो घाटी को गहरा और चौड़ा दोनों करता है। इससे बनती है एक यू शेप की घाटी।
तो वी शेप मतलब नदी और यू शेप मतलब ग्लेशियर। सिंपल। अब जब ग्लेशियर पिघलता है तो वो अपने साथ लाया हुआ सारा कचरा मतलब पत्थर, मिट्टी, रेत वहीं छोड़ जाता है। इस मलबे के ढेर को ही कहते हैं हिमोड़ या मोरे। ग्लेशियर के पिघलने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। उसके पिघलने से जो पानी बहता है वो अपने साथ बहुत सारी रेत और बजरी बहाकर ले जाता है और ग्लेशियर के आगे एक मैदान में जमा कर देता है। इसी मैदान को कहते हैं आउटवॉश प्लेन। और यहाँ दो और मज़ेदार चीज़ें बनती हैं। कभी-कभी ग्लेशियर के नीचे जो सुरंग में पानी बहता है वो वहाँ मलबा जमा कर देता है। जब बर्फ पिघलती है तो वो मलबा एक लंबे सांप जैसे टीले की तरह दिखता है। इसे कहते हैं एस्कर। और वहीं कहीं-कहीं पर उल्टी नाव या अंडे के शेप के टीले भी मिलते हैं जिन्हें ड्रमलिन कहते हैं। तो पानी और बर्फ की कहानी हो गई। अब चलते हैं अपने आखिरी दो शिल्पकारों के पास। एक है समंदर की कभी न थकने वाली लहरें और दूसरा है रेगिस्तान की सूखी तेज हवा। चलिए देखते हैं कि ये समंदर के किनारों और रेगिस्तानों का चेहरा कैसे बदलते हैं। समंदर की लहरों में जबरदस्त ताकत होती है। जब ये बार बार चट्टानी किनारों से टकराती हैं तो उन्हें काटने लगती हैं। इससे समंदर के किनारे एक सीधी खड़ी दीवार बन जाती है जिसे हम कहते हैं क्लिफ। फिर लहरें चट्टान के कमजोर हिस्सों पर हमला करती हैं और उसमें एक गुफा यानी सी केव बना देती हैं। ये हमला जारी रहता है और एक दिन ये गुफा चट्टान के आर तार हो जाती है जिससे बनता है एक सी आर्च। और जब वक्त के साथ इस आर्च की भी छत गिर जाती है तो चट्टान का बस एक अकेला खंबा समंदर में खड़ा रह जाता है। इसे ही कहते हैं स्टैक। पर लहरें सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं करती, वो निर्माण भी करती हैं। वो जो रेत अपने साथ लाती हैं उसे किनारों पर जमा कर देती हैं और इससे बनते हैं खूबसूरत समुद्री तट यानी बीचेस। तो ये थी समंदर की कहानी। अब फटाफट रेगिस्तान की तरफ चलते हैं। रेगिस्तानों में हवा और अचानक आने वाली बारिश पहाड़ों को काटती है और उस मलबे को पहाड़ के नीचे एक हल्के ढाल वाले मैदान के रूप में जमा कर देती है। इस मैदान को कहते हैं पेडिमेंट। और जब बहुत सारे पेडिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं और एक विशाल लगभग फ्लैट मैदान बना देते हैं उसे कहते हैं पेडीप्लेन। तो हमने देखा कि कैसे पानी, बर्फ और हवा ये सारी ताकतें लगातार हमारी धरती को एक नया रूप दे रही हैं। कुछ बना रही हैं, कुछ मिटा रही हैं। अब आखिर में एक सवाल, हमारे आसपास इतनी सारी भू आकृतियां हैं, कोई नदी, कोई पहाड़, कोई समुंदर का किनारा। इनमें से ऐसी कौन सी एक आकृति है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, जो आपको प्रकृति की इस अनंत शक्ति और रचना का एहसास दिलाती है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आज कुछ नया समझने को मिला हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा।